यूक्रेन संकट के तहत रूस पर लगी पाबंदियों के बावजूद भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है। इसे लेकर भारतीय विदेश नीति की काफी तारीफें भी हुई कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और इस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की पाबंदियों का साया नहीं पड़ता है। भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए रूस से रुपए में व्यापार कर रहा था, लेकिन फिर स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि अब भारत रूस को चीन की करेंसी युआन में पेमेंट कर रहा है। इसे लेकर भारतीय विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नमस्कार, जस हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आज की बात रुपया बनाम युआन की। रूस के दबाव के चलते ही भारत की तेल रिफाइनरियों को उन्होंने रूस को चीन की मुद्रा, चीन की करेंसी युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को आइए शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि रूस को युआन में पेमेंट से फायदे में चीन क्यों दिख रहा है और ये पूरा मामला क्या है, इस ग्राफिक्स की मदद से समझिए। यूक्रेन संकट के चलते जो पाबंदियां रूस पर लगाई गई थी, इसके तहत रूस भारत को सस्ता तेल यानी कि डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेच रहा है। जो तेल सऊदी अरब से भारत $86 प्रति बैरल खरीदता है, वही तेल रूस से $68 प्रति बैरल खरीदता है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस भारत से डॉलर में भुगतान नहीं चाहता है। तेल के भुगतान के लिए लेन देन कौन सी मुद्रा में हो, किस करेंसी में हो, ये सवाल दोनों ही देशों के सामने खड़ा था। शुरुआत में हुआ कि भारत ने रूस को रुपए में भुगतान के लिए मना लिया, लेकिन रूस को इसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते मॉस्को को डॉलर और यूरो वित्तीय नेटवर्क से बाहर कर दिया गया है, लेकिन युआन ने रूस के वित्तीय सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया है कि भारतीय तेल कंपनियां रूस से तेल के आयात का भुगतान चीन की करेंसी युआन में कर रही हैं। सूत्रों के आधार पर रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जून में कच्चा रूसी तेल खरीदने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने युआन में भुगतान किया था। वो चीनी मुद्रा में भुगतान करने वाली पहली सरकारी कंपनी बन गई है। इसके अलावा भारत की 3 में से 2 निजी कंपनियों ने रूसी तेल के आयात के लिए युआन में भुगतान किया है। भारत की तेल रिफाइनरियों के इस कदम से कई सारे सवाल उठ खड़े हुए। आइए जो हमारे स्ट्रेट टॉक के आज के सवाल है वो भी हम दर्शकों के सामने रखते हैं। सवाल है कि रूस से चीनी मुद्रा युआन में तेल खरीदने के लिए भारत मजबूर कैसे हो गया? क्या रूस चीन के गहराते संबंध भारत की नीतियों की खामियों का ही नतीजा है? युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने में भारत क्या अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचा रहा है? रूस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की केंद्र की योजना को क्या ये बड़ा झटका है? क्या भारतीय रुपए को पूरी तरह से कन्वर्टेबल बनाने का भी वक्त आ गया है, जैसा कि कुछ जानकार लंबे समय से मांग उठाते आए हैं? युआन में पेमेंट की रिपोर्ट से चीन गदगद हो गया है। आइए इस पूरे मसले पर जो हमारा विशेष पैनल जुड़ चुका है उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। दर्शकों से उनका परिचय भी करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं हिमांशु भयानी जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट और थिंकर जय नारायण व्यास भी जुड़ चुके हैं। जय नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि अब जब भारत की कंपनियां युआन में ये पेमेंट कर रही हैं तो रुपये को कितना बड़ा झटका आएगा? झटका तो बिल्कुल है, क्योंकि जब हमने ये रूबल ट्रेड की जो बात की थी, तब जो आंकड़े आ रहे थे वो करीबन हम 1% ऑयल इंपोर्ट करते थे रशिया से, वो इंपोर्ट बढ़ के 34% हुआ और करीबन 2 मिलियन बैरल्स पर डे में हमारे जो तेल का जो मतलब हम इंपोर्ट कर रहे थे वो रशिया से करने शुरू हो गए थे। रशिया के पास भारतीय मूल का जो रुपया, उसका जो डेफिसिट बढ़ रहा था वो करीबन $40 मिलियन पर डे के तादाद में बढ़ रहा था और वो कहीं खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगर आप एक्सपोर्ट इतना बढ़ाते हैं भारत से रशिया को तो वो रुपया वो शायद यूज कर सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो इसके चलते अब वो रुपया ऐसे वहां पड़ा मतलब सड़ रहा है, ऐसी हालत है। तो उसको आप क्या करेंगे? तो उसके बदले ये युआन पे ट्रेड शुरू हुई। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, 3 सप्ताह पहले पाकिस्तान को जो मदद की गई थी, उसमें पाकिस्तान ने भी यही रूट अपनाया है। पाकिस्तान ने भी युआन ट्रेड में ही ये डील की है। तो मुझे लगता है कि
इसके चलते जो चीजें हो रही है, जिसमें आप मतलब एक ऐसी बात आ रही थी कि जब आपका ऑयल इंपोर्ट रशिया से 34% बढ़ा है 1% से लेके, तो बहुत सारी चीजें आई थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि किस तरीके से दो रिफाइनिंग कंपनियां हैं जो मतलब जवाहर सरकार जो है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने मुद्दा उठाया था राज्यसभा में, किस तरीके से मतलब गुजरात की जो दो रिफाइनरी है वो बेनिफिट कर रही है, किस तरीके से वो सस्ता तेल इंपोर्ट करके फॉरेन के बाजार में ऊंचे दाम में तेल बेच रही है और किस तरीके से गतिक शिप मैनेजर के जो कंपनी थी उसी को ये ठेका मिला था जो रशिया से ऑयल लगातार लेके आ रही थी और कितने सारे टैंकर्स के जरिए तेल लाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ट्रेड हुई थी उसमें जो लोग शामिल थे उनको लग रहा था कि ये लंबा खेल चलेगा देश का, लेकिन ये खेल मुझे लगता है युवा ने बिगाड़ दिया है। तो ये जिस तरीके से दिशा में जा रहा है उसके चलते जो डी-डॉलराइजेशन की मूवमेंट थी चाइना की, उसको आप कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं, ऐसा बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है। पर मुझे लगता है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ मतलब इकोनॉमिस्ट और थिंकर डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब है, वो बहुत इन चीजों पे बारीकियों से अपनी नजर रखते हैं, तो मुझे लगता है इनके बारे में वो ज्यादा बात कर पाएंगे। हालांकि मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है कि ये एक जिसको आप बोले कि जिस तरीके से आप रूपी को उस दिशा में ले जाना चाहते थे और फुल्ली कन्वर्टिबल अगर आप करेंसी करते तो भी मार्केट फोर्सेस इसके ऊपर डोमिनेट करेगी। तो मुझे लगता है फिलहाल भारत तैयार नहीं है इन सब चीजों के लिए। ये जो बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलने की बात है, अंतरराष्ट्रीय खिला खेलने की बात है, क्योंकि अगर ये करेंसी वोलेटिलिटी शुरू होगी तो आपकी दूसरी समस्या शुरू होगी, इन्फ्लेशन वगैरह तो ऑलरेडी मतलब जिस दिशा में जा रहा है, टमाटर के भाव हम बिल्कुल देख रहे हैं, तो अगर उसमें ये फेल हो गया तो मुझे नहीं लगता है हो पाएगा। मुझे लगता है व्यास साहब इसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी और अपनी मतलब राय पेश कर पाएंगे। जी जय नारायण सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो पूरी परिस्थिति भारतीय रुपए के प्रति सामने आ गई है और ये दावा पहले जो लगभग 1 साल पहले ये किया जा रहा था कि भारतीय रुपया जो है वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में मजबूत किया जाएगा और लगभग 18 देशों के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पर रुपए में लेन देन कारोबार की सहमति हो गई है। आप इस युआन की चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए नेहा जी, इसको 4 बिंदुओं के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा। पहला, जो रशियन मिनिस्टर ने बोला था कि हम अब रुपया नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इतने रुपये इकट्ठे हो गए कि कहाँ वो उपयोग में ले रहे हो हमें पता नहीं चल रहा। दूसरा, सऊदी अरब की जायदाद कि वो 300 मिलियन बैरल्स पर डे की रिफाइनरी सेट करेगा चीन में। तीसरा, डी-डॉलराइजेशन युआन का करने का चीन का जो इरादा है वो आगे बढ़ाना। और चौथा, अब रशियन करीब चाइना के आधारित देश हो चुका है, अभी वो महासत्ता रही नहीं है, तो युआन में हम अभी पेमेंट करेंगे, युआन महंगा होगा क्योंकि हमें ज्यादा युआन खरीदने होंगे जी, और रुपये से नहीं सेव हो जाएंगे, वो तो इंटरनेशनल करेंसी स्वैप करनी होगी। तो आने वाले समय में अभी जितना फायदा हुआ पहले फेज में हो गया, मगर आने वाले समय में जो तेल के दाम हमें पड़ेंगे और वो हम मान के चले कि एनर्जी एस्पेक्ट पर आप टच करते हो तो सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, वो हिमांशु बिल्कुल सही बता रहे थे। तो आने वाले समय में इन्फ्लेशन भी एक मुद्दा होगा और इन्फ्लेशन जैसे ही मुद्दा बनता है, रिजर्व बैंक के पास दूसरा मुद्दा खड़ा होगा, रेपो रेट बढ़ाना। तो इट इज गोइंग टू हैव अ चेन रिएक्शन इन द टाइम टू कम, एंड द क्लेम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मेकिंग दैट रुपया इज नाउ बिकम अ वेरी international currency, that on the very day sounded hollow because the country which having 1.7% share in the international trade, no huge balance to foreign exchange balance to support the imports in their own country, and then talking about having the rupees swapping with the foreign currency, ये पहले से ही ये पॉलिटी फाउंडेशन पे रखी हुई नींव थी। तो आप भारत का कोई नेता होगा जो वो डॉलर का खरीदा था वो होगा, उसको युआन खरीदने पड़ेगा, युआन खरीदने पेमेंट करना होगा। एक बहुत बड़ा झटका है जी।
आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस को युआन में पेमेंट करने को मजबूर क्यों हो गया है भारत, ये हमारे विशेषज्ञों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ये अमेरिका को भी भारत की तरफ से हो सकता है कि अमेरिका इससे नाराज हो जाए, क्योंकि जो चीन की नीयत है वो डॉलर को कमजोर करने की है और अपने जो करेंसी है युआन को उसको वर्ल्ड लेवल एस्टैब्लिश करने की है। क्या अमेरिका इससे नाराज हो सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से पूरी राजनीति भारत के मतलब राजनीतिक पटल में जो आकार ले रही है, उसमें जिस तरीके से सब चीजें सामने है, तो लगातार रॉयटर्स एक्सक्लूसिवली सोर्सेज को कोट के खबर लेके आ रहा है। पहले चाहे वो अगर आप बात करें कि इंडिया अगर बोलता है कि हम युआन को एनकरेज नहीं करेंगे ट्रेड में, या फिर युआन की बात में वो खरीदी करता है, तो बिल्कुल एक चीज तो तय है कि ये चीजें सरकारी महकमों से बाहर नहीं आती। ये आप लिख लीजिए, ये मतलब बाहर आ रही है कोई कॉर्पोरेट इसके पीछे 100% है। कोई कॉर्पोरेट है जो तेल का खेल पूरा समझ रहा है, तेल के खेल के साथ जुड़ा हुआ है, या पोर्ट्स और शिपिंग के एरिया से जुड़ा हुआ है, और वहां से ये खबरें हैं। और ये खबरें जिस तरीके से आ रही है, ये बिल्कुल सरकार को, क्योंकि जयशंकर को ट्वीट करके लोग अब ये मतलब ये कहना शुरू कर दिए कि यार क्या आपने युआन में खरीदी शुरू कर दी। तो आपको लगता है कि जब आप ऐसा खेल खेलेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। हालांकि एक बात जो आ रही थी कि अंतरराष्ट्रीय बैंक के जो इनकम है फॉरेन में, क्योंकि सैंक्शन जिस तरीके से चल रहा है रशिया के ऊपर, तो वो लोग डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं दिराम्स में भी पेमेंट शुरू कर दी है। तो आपको लग रहा है जब मिडिल ईस्ट, चाइना और रशिया की जब पूरी घड़ी बन रही है, डीडॉलराइजेशन का पूरा खेल वो लोग करने जा रहे हैं। सऊदी अरब को भी रिफाइनरी आपके हिंदुस्तान में नहीं आती है, चाइना में चली जाती है $3 लाख प्रति बैरल। तो आपको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में कोई कॉर्पोरेट डील डाल रहा है? मैं आपको लिख के बोल सकता हूं, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुका हूं, ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में से नहीं आएगी। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल कोई कॉर्पोरेट पड़ा है इस गवर्नमेंट के पीछे। जिस तरीके महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जो कि कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियंस का पूरा नेक्सस और खेल है, ये बिल्कुल कोई कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को एम्बैरेसिंग मोड में लेके जा रहा है। और आने वाले दिनों में देखिए इसके रिपरकशंस बहुत बुरे आएंगे। अगर आप थोड़े ही दिनों पहले बाइडेन के साथ जिस तरीके से आपने मतलब एक नया लेवल पे रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात की, जिसमें अमेरिका ये दोस्ताना रिश्ते के लिए बहुत ही मतलब उत्सुक था, और इसके चलते आज 24-48 घंटों में ये खबर है। तो आप समझ लीजिए 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए कोई बहुत ही बड़ा कोई कॉर्पोरेट खेल खेल रहा है, जो कि गवर्नमेंट को एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल रहा है। क्योंकि ऐसी खबरें, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुका हूं, आज की तारीख में मैं बिजनेस जर्नलिज्म करता हूं, ऐसी खबरें गवर्नमेंट कॉरिडोर से नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं आएगी। ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट बैंकर्स और या ये जो होते हैं, इनके जरिए ये खबरें आ रही है। और ये बिल्कुल मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि कॉर्पोरेट इंडिया कहीं ना कहीं कोई कॉर्पोरेट इस सरकार के सामने सीना तान के खड़ा हो गया जी। इसीलिए ये पूरा का पूरा ऐसा माहौल बन गया है आज कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होने वाली है। क्योंकि देखिए प्राइवेट रिफाइनर्स ने किया है, ठीक है, समझ सकते हैं, उनका जो भी नफा नुकसान का खेल होता है, लेकिन गवर्नमेंट रिफाइनरीज, गवर्नमेंट ऑयल सप्लायर ने किया हुआ है ये। तो ये बातें ऐसे बिल्कुल आती नहीं। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल, आईओसीएल, इन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है रॉयटर्स की क्वेरी को। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकारी महकमे से ये खबर बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में आई है। और इसका हम जो भी आपको मतलब इसका रिपरकशंस आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीडॉलराइजेशन की गेम में आप पार्टनर बन चुके हैं। जब चाइना $3 ट्रिलियन के चेस्ट पे बैठा है, वॉर चेस्ट पे, तो ये समझ लीजिए आसान नहीं होने वाला। ये डाउस करना बहुत टफ हो जाएगा इवन जयशंकर के लिए और मिनिस्ट्री के लिए। बिल्कुल मतलब जो आप मणिपुर की सिचुएशन देख लीजिए, आज नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है, क्या कोई नहीं मानता है? ठीक है, फ्लोर पे बोल दीजिए चाइना नहीं था या कोई नहीं था इसमें, लेकिन 20 जवान मार है, तो बिल्कुल कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल इसके रिपरकशंस 100% आएंगे, क्योंकि आप उस जो घड़ी बन रही है बाइपोलर वर्ल्ड की, जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाली घड़ी है, तो आप कैपिटलिस्ट विचारधारा के साथ भी दोस्ती करते हो, कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ भी चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है इसका रिपरकशन नहीं आएगा। इसका 100% रिपरकशन।
एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में भारत दिख रहा है। जय नारायण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये पूरी की पूरी जो भारत सरकार की नीति है, एक कंफ्यूज नीति क्यों लग रही है? वो अमेरिका को भी नाराज कर रही है, वो रूस को भी नाराज कर रही है, वो चीन को भी नाराज कर रही है और चीन का फायदा भी पहुंचा रही है। पूरी की पूरी कंफ्यूज पॉलिसी दिख रही है। इस वक्त क्या लग रहा है कि ये सरकार की जो नीतियां, जो खामियां चल रही थी, उसी का एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हो गया है? पहली बात तो मैं हिमांशु जी ने जो भी कहा उसके साथ जुड़ना चाहूंगा। मैं पूरी सहमत हूँ कि ये जो बातें हिमांशु जी ने कही, डीडॉलराइजेशन और उसमें जो खामियाजे भुगतने पड़ेंगे, प्राइवेट बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही काफी बड़े व्यवहार होंगे, ये सही है जी। दूसरी बात यह है कि अभी तो एक मसले पे हम बात कर रहे हैं। हम दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर हैं शस्त्रों के, और उसमें 55% to 60% we buy from Russia. So what will happen to that payment also remains to be seen. जी. Now in general we are trying to sort of take a way which more or less will make us indebted to China and ultimately help China in the globalization movement. जी. आज ही फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में आया है कि पुतिन को जब शी जिनपिंग गए अपने रशिया की मुलाकात पे, तब उन्होंने एडवाइस दी थी कि आप अणुशस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत गलत बात है। लीडर के और आप बोले रखो, ठीक है। आज वो उनके हवाले से आया और यूरोप के और अमेरिका के कई जाने माने डिफेंस रिसर्च कंपनियों ने भी उसको सपोर्ट किया है। तो एक बात यह है कि समझ रहे कि अब नई है जो अमेरिका और चाइना की बनेगी। रशिया विल नो मोर रिमेन द सुपर पावर एज इट वाज ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम। दैट बाइपोलर अरेंजमेंट itself is changing. Second thing is the old system which was having non-aligned movement will disappear. There is not going to be much in non-alignment movement. तो भारत अभी तक वो ग्लैमर में से बाहर नहीं आता। भारत वही किसी के साथ नहीं है, तो रास्ते के बीच में चलता है और उसको दोनों से पता चलता है जी। मेकअप देयर माइंड, वो क्या करना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। देखो उनके लिए फॉरेन कोई प्रॉब्लम अभी तो थोड़ा बहुत भी आ रहा है। अभी जो इन लोगों ने सऊदी अरेबिया वगैरह जो गल्फ कंट्रीज ने डिक्लेयर किया प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वाला, तो हमारी जो मजदूर वहां जाते हैं उनका वहां जाना कम होगा। कई लोगों को 1% रिजर्वेशन में अभी वो लोग घर भेज रहे हैं। तो वो इनफ्लो विच वाज द लार्जेस्ट इनफ्लो फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, उसमें भी कटौती आई। तो हर तरह से भारत फॉरेन एक्सचेंज का मसला है वह तक मुश्किल में आएगा। और अगर वो होता है तो मैं मानता हूं कि भारत के पास 1991 में जो परिस्थिति थी उससे भी बेहतर परिस्थिति आ सकती है। या तो फिर उन्हें जो भी है पास ऑन करके इन्फ्लेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, which I don't think with the Lok Sabha elections on the horizon they will have guts to do. I think they are in general a confused lot which way they should go and what they should have been doing. जी। टॉक में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन किस तरह से अपनी जो करेंसी है युआन, इसको लगातार अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्टैब्लिश करने, मजबूत करने में सफल भी हो रहा है और भारत कहीं ना कहीं उसकी इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। हम अपने विशेषज्ञों से, हिमांशु जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं भारत के सामने, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भारत का वित्त मंत्रालय और क्या भारत का विदेश मंत्रालय बिना आपसी सामंजस्य के, बिना आपसी तालमेल के ही अपनी नीतियों पर अमल कर रहा है, या फिर नीतियां जो है उसका निर्वहन किया जा रहा है, उनका निर्माण किया जा रहा है? हिमांशु जी। आई थिंक ये सब क्लोज डोर बातें हैं, तो मुझे बिल्कुल उस लेवल पे एक्सेस नहीं है कि उसका पता नहीं है कि ये दोनों के समन्वय से या किस तरीके से हो रहा है। बट जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले बहुत सारे दिनों में जीएसटी को लेकर जिस तरीके से गवर्नमेंट हमेशा गोल पोस्ट चेंज करती रही है और जो परसेप्शन बिल्डअप करती रही, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा ही कुछ मिला है। क्योंकि देखिए आपकी डिप्लोमेटिक आउटरीच उस लेवल पे पहुंच गई है
कि आप सबके साथ दोस्ती भी नहीं रख सक पाएंगे और सबके साथ दुश्मनी भी नहीं निभा पाएंगे। आप समझ लीजिए, एक जमाने में जो पूरी की पूरी वेपन इन्वेंट्री आज आपकी रशियन है, बराबर है, तो रशिया के साथ तो आपको तालमेल बना के ही रखना है। अब आपका नया दोस्त अमेरिका बन रहा है, लेकिन रशिया चीन के साथ जा रहा है, रशिया चीन और मिडिल ईस्ट उस दिशा में जा रहे हैं। तो आप ये सबको साथ चल के कैसे चलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बाइपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, जिसमें आप मतलब कई आप दिखाएंगे हम आपके कई बार आप दिखाएंगे कि हम इनसे दोस्ती में है, कई बार आप दिखाएंगे हम इनसे दोस्ती में, जो ऑप्टिक्स अब बिल्टअप कर रहे हैं। लेकिन ये चीज जो है युआन में जो ट्रेडिंग और डी डॉलराइजेशन की गेम में शामिल होना, कहीं ना कहीं मतलब उसको उसके जो ऑप्टिक्स बिल्टअप हो गए वो उस तरीके से हो गए। भले आप कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन दो सही कि भाई हमारा रुपया वहां पे जंग खा रहा है, या उस तरीके से हम या रुपये को उस लेवल पे नहीं ले जाना था, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दीजिए, बट एक परसेप्शन जो बिल्टअप होगा वो बिल्कुल ये होगा कि डी डॉलराइजेशन की गेम में आप भागीदार बन चुके हैं। तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बीच इन मुद्दों को लेके तालमेल था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसमें लिया गया था, तो ये वो इन मुद्दों से वाकिफ था? या फिर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट रिफाइनर्स ने या उन्होंने जिस तरीके से अपना क्योंकि खेल खेल लिया कि भाई ये युआन में कर दीजिए, अब हमको तो तेल चाहिए सस्ता, उन्होंने कर दिया और सस्ता तेल लेके यहाँ पे प्रोसेस करके फॉरेन में बेच दिया। तो क्या आप वही कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे थे बिना कुछ सोचे समझे? तो मुझे लगता है ये इस दिशा में कैसे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको कैसे डील करेगा? क्योंकि देखिए बात आज रॉयटर्स ने जब से रिपोर्ट की है, तब हर एक इंडियन मीडिया ने, हर एक इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट को रॉयटर्स के हवाले से वैसा का वैसा छाप दिया है, थोड़ा बहुत एडिशन करके। मैंने सब रिपोर्ट पढ़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट पढ़ी, द वायर की भी रिपोर्ट पढ़ी, तो सबने रॉयटर्स के हवाले से खबर कर दी है। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये जो मामला हुआ है, ये गवर्नमेंट से ये बात बाहर नहीं आई है, शायद ये हमको पता भी नहीं चलता। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्च में आप ये बोल रहे हैं कि आप युआन को डिस्करेज करेंगे ट्रेड में, और जून में तो आपका ये रिपोर्ट आ रही है एक क्वार्टर में। तो क्या हो क्या गया? और उस बीच आप पूरा का पूरा देखिए, एफटी वगैरह, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिस तरीके से रिपोर्ट किए थे गतिक शिप मैनेजमेंट को लेके कि एक कंपनी रशिया से पूरा क्रूड ऑयल लेके आ रही है, तो मुझे बिल्कुल ये लगता है ये कॉर्पोरेट्स का कोई खेल है ये, और ये कॉर्पोरेट्स के खेल में मुझे लगता है सरकार बहुत बुरे तरीके से फंस गई। जय नारायण जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं सहमत हूँ, हिमांशु जी के साथ पूर्णतः सहमत हूँ। अभी तो और भी चीजें नहीं जुड़ी, जैसे वो फर्टिलाइजर बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे? डॉलर में करेंगे, युआन में करेंगे, क्या होगा? तो खाद्य तेल वहां से लाते हैं, सूरजमुखी का और दूसरा, तो वो कैसे पेमेंट करेगा? यानी ये मसला अकेला ये ऑयल से जुड़ा नहीं, और भी जो हम करते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेकर एडिबल कमोडिटीज की, सबके साथ जुड़ता है। और मैं वो बात में भी सम्मत हूँ कि सरकार का कौन पॉलिसी तय करता है? क्या विदेश मंत्रालय करता है, क्या वित्त मंत्रालय करता है, कौन करता है, समझ में नहीं आता। और इस देश में फ्री फॉर ऑल चल रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, वहां कुछ ओबामा उन पे कमेंट करते हैं, तो रिएक्शन कौन देता है? हेमंत बिस्व शर्मा। ये ऐसा कभी नहीं किया जाता, ये काम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करता है। तो न तो वित्त मंत्री का ये काम है, न एक राज्य के मुख्यमंत्री का काम है। हम गलत कर रहे हैं जी। मगर अभी इससे कोई हमारे लिए प्रोटोकॉल है ही नहीं, जिसको जो मर्जी में आया फ्री फॉर ऑल चल रहा है, और वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ प्लीज ऑल। ये इंडिया के लिए काफी महंगा पड़ेगा जी। लेकिन युआन ही क्यों? क्या दूसरी करेंसी भारत की कंपनियां नहीं इस्तेमाल कर सकती थी? अगर रूस के साथ कारोबार की ही बात हो तो युआन ही क्यों? अगर डॉलर नहीं कर सकती, युआन नहीं कर सकती, तो कोई दूसरी जो करेंसी है, क्योंकि अब मध्य पूर्व की भी बात हम कर रहे हैं, क्या हम दिरहम में नहीं कर सकते थे? नहीं, ये प्री मैंडेटेड है। ये बात पे भी हिमांशु के साथ सहमत हूँ। ये कहीं से इसको पूरा मैनेज किया जा रहा है, ये रूपी टू युआन एंड पेमेंट टू रशिया इन युआन एंड ऑल दैट। इसका इंडिकेशन जब पाकिस्तान का ऑयल गया, तब रशिया ने दिया था कि हम कोई फॉरेन कंट्री की करेंसी है, उसमें
पेमेंट लेंगे, हम डॉलर में नहीं लेंगे, यानी उनके लिए तो तय है नीति। दे डोंट वांट डॉलर्स, दे वांट युआन्स। तो इनका जो प्लान है वो प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। एंड नाउ बिकॉज बेगर्स हैव नो चॉइस, वी आर फॉलोइंग इनटू दैट। तो अमेरिका को तो पसंद नहीं आएगा, वो स्वाभाविक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है वो कंपैरेटिवली इंडिया के साथ जो उसके मुकाबले तो है, मतलब आप समझ लीजिए 1% आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, 34% आप रशिया से इंपोर्ट करते, तो आप किस तरीके का पैसा वहां पे लगा रहे हैं, और वो पैसा उनके काम का नहीं है। हालांकि चाइना के साथ उनका जो व्यवहार है, और इंजीनियरिंग गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे रशिया को ज्यादातर, वो 11 टाइम्स अप हुआ है। लेकिन आपको अगर वो पैसा यूटिलाइज करना है, इंडिया का जो पैसा पड़ा है रशिया के पास, तो आप किस लेवल पे आपको एक्सपोर्ट्स को ले जाना पड़ेगा। तो फिलहाल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये बातें हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में से कौन सी एक्सपोर्ट कमोडिटीज वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाए जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है रशिया को। लेकिन ये एक रात में नहीं होगा, समझ लीजिए, ये इसके लिए सालों लग जाएंगे। पॉलिसीज चाहिए, उस लेवल का एनवायरनमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज वो पैसे के ढेर पे पड़ा है तो आपने यहाँ से मतलब वेफर्स के पैकेट भी एक्सपोर्ट कर दिए तो दे आर अ वेरी क्वालिटी कॉन्शियस नेशन। रशिया समझ लीजिए, रशिया ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लेगा आपसे। आपने वेफर भी दे दिया और नमकीन भी दे दिया और दारू भी दे दी, वो नहीं लेगा उस तरीके से। इंजीनियरिंग गुड्स वो ले रहा है, क्योंकि फिलहाल वो लड़ाई के माहौल में उनको इंजीनियरिंग गुड्स चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी कमोडिटीज है, भारत सरकार किस लेवल पे काम कर रही है इस पे, और क्या क्या पॉलिसी ट्वीक करती है रशियन यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब डिसइंटीग्रेट हुआ था रशिया, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा सुभाष चंद्र गोयल ने कमाया था राइस एक्सपोर्ट करके, और तब जाके जी खड़ा हुआ, समझ लीजिए जी। क्योंकि उसके सामने जो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम थी, उसके सामने उन्होंने इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए थे। तो ये चीजें होती है। अब इसका मतलब बेनिफिट कौन लेगा, कौन बिजनेसमैन इसका बेनिफिट लेगा, क्या पॉलिसीज आएगी, तो ये एक रात में नहीं होगा। इसके लिए टाइम चाहिए, और ये टाइम रशिया के पास भी नहीं है, भारत के पास भी। जी, एक दलील जो दी जा रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी को रूस से सस्ता जो तेल खरीदा है, इससे $7 बिलियन की बचत भी हुई है। कहीं ना कहीं ये युआन पेमेंट की जो बात है, उसमें एक दलील भी देने की कोशिश हुई है कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है रूस से इस तरह का कारोबार, क्योंकि बचत भी बहुत ज़्यादा है। तो उसे देखते हुए इस युआन करेंसी के इस्तेमाल को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा सकता है। क्या ये दलील जायज़ है अगर हम सरकार के पक्ष को जानने की कोशिश करते या फिर उनको समझने की कोशिश करते? जय नारायण व्यास जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी और फिर मैं हिमांशु जी से समझूंगी। हो सकेगा शॉर्ट रन में, मे बी they can advance this logic, not in the long run, because ultimately you will have to have an international currency, and they have accepted that you are the international currency. जी, सीधी सी बात है कि they are directly, our government is participating into de-dollarization target and also the plan of the China. तो हर चीज तो आप इसमें ही पे करनी पड़ेगी, आपको युआन में ही करनी पड़ेगी। और रशिया चाइना की कॉलोनी बन चुका है। रशिया अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के काबिल अब नहीं रहा है। जी, हिमांशु जी, मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये जो दलील है सरकार की, इस पर आपका क्या कहना है कि इतना मुनाफा हुआ, इतनी बचत ही हुई है भारत को कि अगर युआन पेमेंट की बात है तो फौरी तौर पे इसे अपनाया जा सकता है, फौरी तौर पर अगर बात करें? आई एग्री विद जयनारायण व्यास साहब व्हाट ही सेड कि ये शॉर्ट टर्म में आपको ये बेनिफिशियल लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मान लीजिए कि आपने शायद ये सोच के भी किया है कि चलिए हम युआन खरीदते और अमेरिका कल को हिल जाएगा और अमेरिका बोलेगा फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी कर दीजिए इंडियन रूपी को। It has lots of market dynamics and market repercussions. तो ये आप भूलते हैं, अगर ये फुली कन्वर्टेबल करेंसी हुआ ना, तो हालत बहुत खराब हो जाएगी, समझ लीजिए। क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह चीजें जो आज आप कंट्रोल करके बैठे हैं, क्योंकि आपकी करेंसी फुली कन्वर्टेबल नहीं है। हाँ, आपका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि आप एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। तो अगर आपको तेल इंपोर्ट करना है तो आपको करेंसी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो रुपए को मजबूत बनाने की बातें हो रही थी वित्त मंत्रालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर भी बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और ये लंबे काल के लिए, लंबे अवधि के लिए जो है, इसके सकारात्मक असर नहीं बल्कि बहुत ही गंभीर और नकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु जी और जय नारायण व्यास हमारे दो विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक स्टेटमेंट का जिक्र किया था मैंने
मैंने हिमांशु जी की नितिन गडकरी कह आए हैं राजस्थान में कि 15 रुपए पेट्रोल मिल सकता है अगर मौजूदा जो सरकार है उसको और मौका मिले। वो इथेनॉल की भी बात कर रहे थे, बैटरी चालित वाहनों की भी बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल है पेट्रोल का उसकी तरफ भी सरकार ये इशारा करने की कोशिश कर रही है कि इसको हम किस तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये राजनीति का विषय है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी कि ब्रिक्स कंट्रीज का युआन को एज ए इंटरनेशनल करेंसी डेवलप करना या फिर स्टैब्लिश करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर ये स्थितियां डेवलप हो जाती हैं युआन करेंसी के फेवर में तो भारत और ज्यादा मजबूर हो सकता है। हिमांशु जी बिल्कुल हो सकता है। नितिन गडकरी का जो स्टेटमेंट है 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, तो मैं ये कहना चाहूंगा उस स्टेटमेंट के सामने कि आप फ्री ही कर दीजिए। आप हर रोज का 1 लीटर फ्री इसलिए कर देंगे 15 रुपये में आप क्या कमाएंगे। आप फ्री कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी ये जनता जो है वो जीएसटी करीबन 5,500 रुपए का तो दे देगी आपको साल का। तो आप हिसाब लगा लीजिए 5,475 रुपया होता है रोज अगर आप 1 लीटर पेट्रोल फ्री देते हैं। तो मतलब 15 रुपया भी क्यों कमाना है भाई आपको। आप फ्री कर दीजिए अगर ये हो सकता है, इलेक्शन तक तो कर दीजिए। देखिए 15 रुपये फ्री ये सब बातें नहीं आती थी। बाबा रामदेव भी बोलते थे कि डॉलर यहाँ हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्या हुआ। तो ये सब ये देखिए ये ऑप्टिक बिल्डिंग स्टेटमेंट है। फ्री करने या इस लेवल पे ले जाना ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती है। पहली बात ये मतलब एक स्टेज पे जो है ना 15 लाख वाली बात जो कही जाती थी ऐसी बातें हैं। तो इसके ऊपर मतलब भ्रमित होके ना जाए। मैं तो यही कहूंगा फ्री कर दीजिए, क्योंकि एक एवरेज इंडियन 5,475 रुपए का आपको वैसे भी जीएसटी पूरे साल का दे देता है। चाहे वो ब्रेड कंज्यूम करता हो या पैकेट फूड कंज्यूम करता हो या कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करता हो या ट्रैवल करता हो, तो आप उसको 1 लीटर फ्री रोज का कर दीजिए। मेरा तो ये कहना है। ठीक है, खैर वो तो जो भी है, लेकिन ब्रिक्स में अगर ब्रिक्स के मुताबिक अगर आप युवान को एनकरेज करना चाहते हैं तो सीधी की सीधी बात हो जाती है कि आप डी डॉलराइजेशन के एजेंडा में शामिल है। जो 70% ट्रेड था वो अभी डॉलर का 59% पे आ गया है, 11% टूटा है। भारत को मतलब मैंने पहले भी एक डिबेट में बहुत सारे डिबेट में कहा था जब भी अमेरिका की यात्रा के बारे में बातचीत की जा रही थी कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। हालांकि भारत को बिल्कुल टेक्नोलॉजी और डिफेंस के सेक्टर में अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, पर उतनी नहीं है, क्योंकि वी आर मोर अ काइंड ऑफ जिसको बोले कि हम लड़ने वाले नेशन में से नहीं है कि हम लड़ना चाहेंगे और हमारी मसल उस तरीके से बिल्डअप करना चाहेंगे। पर अगर ये होता है, अगर ब्रिक्स के एजेंडा के तहत आप युआन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डी डॉलराइजेशन के मेंबर बन जाते हैं उस कमाल के। और फिर क्या होगा, किस तरीके के रिपरकशंस आएंगे, क्या आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे नहीं लगेंगे, आई डोंट नो। दिस इज अ डिप्लोमेटिक आउटरीच थिंग। उसमें कैसे बैलेंस करती है सरकार और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, ये मुझे लगता है इसके ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए। जी जय नारायण व्यास जी, ब्रिक्स का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत कई कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे देश भी इसमें शामिल हो जाए, मिस्र जैसे देश, जिससे कि जो चीन की कोशिशें हैं ब्रिक्स को कंट्रोल करने की वो थोड़ी कम हो। लेकिन ये कोशिशें काफी नहीं होंगी अगर ब्रिक्स देश भी इस पर सहमत हो जाते हैं कि युआन ही जो है वो करेंसी होगी जिसमें कारोबार किया जाएगा। तो भारत की फजीयत, भारत की जो मुश्किलें हैं आने वाले समय में, आने वाले सालों में मुझे और ज्यादा गंभीर परिस्थितियों में नजर आती है। देखिए ये जो गडकरी जी ने कहा उसको अभी ये इनको ये यूरेका का ख्याल क्यों आए। आप निकाल दीजिए सरकार के जितने भी टैक्स है, कर दीजिए पेट्रोल को सस्ता बनना बोलता है। मगर याद रखिए कि प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड की साथ आप देखोगे तो उतनी उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ेगी। तो ये सिवा इलेक्शन गिमिक मैं इसमें कुछ, और कमिंग फ्रॉम ए पर्सन लाइक मिस्टर गडकरी, I am really disappointed. He is a sensible person of the amongst the law. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात जहां तक है, आपने सही कहा, ब्रिक्स बैंक के जरिए ये जो IMF का रोल है, they will sooner than the later like to transform that role to ब्रिक्स बैंक। अब अगर वो होता है तो who will dominate? आज IMF अमेरिका डोमिनेट करता है, so BRICS will be dominated by China. जी. And our relationship with China is not that very good to talk about. तो ये जो BRICS कंट्री का अलग वो करेंसी हो और उनका डोमिनेट हो, चाइना का डोमिनेशन ही रहेगा, क्योंकि
it is the largest economy in the BRICS, amongst the BRICS फाइनल countries. कमेंट मैं समझना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया। क्या वक्त आ गया है भारत को अब एक गुट के तरफ जो है वो अपना दिखाना पड़ेगा कि हम गुट निरपेक्ष नहीं बल्कि किसी एक गुट के साथ हैं? क्या वक्त आ चुका है? भारत प्रश्नों को सही तरह से समझे और उन्हें उसके उपाय करे। ये समय अभी चल रहा है, चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका भी कि हमें ये समझने में आसानी हुई आप दोनों की मदद से कि आखिर जो चीन की करेंसी है युआन, इसमें भारत को रूस को पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है और ये अभी जो विपरीत परिस्थितियां भारत के सामने आई हैं, प्रश्नों को सही तरीके से समझना होगा तभी सही उत्तर मिलेगा। ये हमारे एक्सपर्ट जयनारायण व्यास कह रहे थे और हिमांशु जी ने भी ये आशंका जताई कि कहीं ना कहीं बड़े कॉरपोरेट कि इसमें जो है मिली भगत हो सकती है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये जाता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में इसके बहुत ही घातक परिणाम भी भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। स्टेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी शिकायतों के साथ साथ सुझाव का भी हर रोज इंतजार रहता है। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।